दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों कई बार चुनाव सामने से लड़े जाते हैं तो कई बार चुनाव सामने के साथ साथ अलग अलग तरह की संधियों और दुर्भिसंधियों के सहारे भी लड़े जाते हैं। और बात जब मौजूदा दौर की सियासत की हो तो उस सियासत में कभी विपक्षियों को समाप्त करने तो कभी सहयोगियों को समाप्त करने के साथ साथ विपक्ष मुक्त भारत या सहयोगी मुक्त भारत का नारा भी कभी प्रत्यक्ष तौर पर बुलंद किया जाता है तो कभी मोहरों के सहारे बुलंद किया जाता है। मौजूदा दौर की सियासत करीब करीब इसी दौर में जाती हुई दिख रही है, बिल्कुल इसी फॉर्मूले पर जाती हुई दिख रही है। वरना कौन सोच सकता था कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार जो एक बैसाखी पर टिकी हुई सरकार है, नानी फैक्टर यानी नायडू नीतीश फैक्टर की बैसाखी पर टिकी हुई सरकार है, और इस नानी फैक्टर के एक फैक्टर यानी नीतीश कुमार के राज्य बिहार में उनके राजनीतिक अस्तित्व का सवाल चुनावी साल में आकर खड़ा हो गया है। तो उस परिस्थिति में नीतीश कुमार को हराने की साजिश अपने तो नहीं रच रहे, नीतीश कुमार को हराने की साजिश दिल्ली और नागपुर दोनों मिलकर तो नहीं रच रहे। और नीतीश कुमार को किनारे लगाने की कोशिशें क्या बसपा को किनारे लगाने या आईएनएलडी यानी चौटाला परिवार को राजनीति को किनारे लगाने से बिल्कुल अलग फॉर्मूले लेकिन सेम ऑब्जेक्टिव यानी एक ही लक्ष्य के साथ तो नहीं हो रही है। दरअसल पिछले 2-3 दिनों से मामला बहुत गर्म है, और मामला गर्म इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा जैसे राज्यों की सियासत में वोटर्स का एक बड़ा तबका, जी हाँ, मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा या तो अम्बेडकराइट हो चुका है या फिर मंडल पॉलिटिक्स से ओतप्रोत बना हुआ है। और अम्बेडकरवाद और मंडलवाद के बीच से भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व की भगवा लहर को बनाने या किसी भी परिस्थिति में कायम करने की जो कोशिशें हैं, उन कोशिशों के लिए त्रिकोणा चुनाव, तीसरा मजबूत फैक्टर, उसे किनारे लगाना जरूरी हो जाता है। आप हरियाणा को देखें, वहीं से शुरू करते हैं। 2014-15 के दौर में कैसे हरियाणा में किनारे लगाने की कोशिशें हुई। आईएनएलडी को, ओम प्रकाश चौटाला की विरासत को किनारे लगाया गया, चौधरी देवीलाल की विरासत को किनारे लगाकर कांग्रेस बनाम भाजपा की सूरत पैदा की गई, यहां तक कि परिवार में भी फूट डाल दी गई। बात उसके बाद उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की दमदार उपस्थिति के रहते जब अम्बेडकराइट तबका और मंडलवाद से ओतप्रोत तबका ये दोनों जब आमने सामने था, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए नंबर 3 की पोजीशन से ऊपर की जो सूरत बन नहीं रही थी, उसमें बस बहुजन समाज पार्टी को राजनीतिक तौर पर हाशिए पर ले जाना, चाहे वो जिस तरीके से हाशिए पर ले जाया जाए, जिस तरह से पर्दे के पीछे जांच एजेंसियों के द्वारा दुष्चक्र रचने की कथित बातें सामने आए, और उन बातों के सहारे और उस सियासी नैरेटिव के सहारे बसपा के कांसीराम के मिशन को किनारे कर लाभार्थी चेतना का संचार किया जाए और सफलतापूर्वक उसे तब तक लागू किया जाए जब तक कि संविधान बचाओ का नारा मूल रूप से सामने नहीं आ जाए। भारतीय जनता पार्टी का खेल लोग यूपी में देख चुके हैं, अब यही कोशिशें बिहार में। कौन नहीं जानता है कि बिहार में 2015 का विधानसभा चुनाव किस तरीके से लड़ा गया। मोहन भागवत का आरक्षण पर दिया गया बयान बिहार में भारतीय जनता पार्टी को कहीं का नहीं छोड़ा था। और अब जब नीतीश कुमार की बैसाखी के सहारे दिल्ली में सरकारें हैं, तो क्या उनके 12 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में ले चुकी है, जिस वजह से उन्हें उनके सांसदों की चिंता नहीं है, और पटना में नीतीश कुमार को किनारे लगाने की कवायद नए सिरे से रची जा रही है। कैसे रची जा रही है? सभी जानते हैं कि यूपी बिहार की सियासत में मंडलवाद, सामाजिक न्याय, आरक्षण, समाजवाद, ये सब धर्मनिरपेक्षता, ये सब ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों को किनारा करने की कोशिशें जब भी होती है, भारतीय जनता पार्टी और उसके चुनावी हिंदुत्व को मुंह की खानी पड़ती है। लेकिन हो क्या रहा है? चुनाव बिहार का सर पर है। 2024 का यूपी का एग्जाम्पल भी सामने है, सिर्फ 15 का बिहार का एग्जाम्पल ही सामने नहीं है, 2024 का एग्जाम्पल भी है कि किस तरह से 400 पार के नारे को संविधान बदलने के साथ जिस प्रकार से जोड़ा गया, और वो नारा उत्तर प्रदेश में इस कदर चला कि मंडलाइट और अम्बेडकराइट यानी मंडलवाद और अम्बेडकरवाद से ओतप्रोत तबका एक जगह आ गया, सामाजिक न्याय की राजनीति ही विमर्श का मुद्दा बन गई, और भारतीय जनता पार्टी का चुनावी नेतृत्व, चुनावी नैरेटिव
मोदी और योगी के साझा नेतृत्व, अमित शाह की चाणक्य नीति, संघ की ताकत, इन सब के रहते हुए पूरी तरह धराशायी हो गया। भारतीय जनता पार्टी 62 से घटकर 33 पर आकर टिक गई। अब जरा 3-4 दिनों के हालात को देखें। दत्तात्रेय होस बोले की चर्चा मैंने कल भी की थी। संघ में दूसरे नंबर के नेता माने जाते हैं। उनका बयान कि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों का जोड़ा जाना गलत है। इमरजेंसी के दरमियान इसमें छेड़छाड़ की गई और आज देश के उपराष्ट्रपति नए नए भाजपाई बने और भाजपाई बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में रहते हुए पार्टी से अलग होकर के, क्योंकि संवैधानिक पद पर जाने के बाद लोग अलग ही मान लिए जाते हैं, वो किसी न किसी रूप में देश के दूसरे सबसे बड़े पद पर पहुंच गए। ये वही जगदीप धनखड़ है जो मंडल आयोग की अधिसूचना के वक्त वीपी सिंह सरकार में उप मंत्री थे। ये वही जगदीप धनखड़ है जिन्होंने वीपी सिंह का साथ छोड़कर चंद्रशेखर के साथ आना कबूल किया, लेकिन देवीलाल की बड़ी सिफारिश के बावजूद चंद्रशेखर ने इन्हें राज्य मंत्री बनाना भी उचित नहीं समझा था। और ये वही जगदीप धनखड़ है जो पश्चिम बंगाल का राज्यपाल रहते हुए बरासते कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के बाद कलकत्ता के राजभवन से पूरी तरह से ममता बनर्जी की सरकार से टकराते हुए नजर आए थे। लेकिन टकराहट की सियासत के बाद अंततः इन्हें उपराष्ट्रपति भवन जैसा राजनीतिक शेल्टर होम दिया गया और यहां से 2027 की तैयारी कर रहे हैं। और बयान क्या देते हैं? कभी वो केशवानंद भारती जजमेंट को अव्यवहारिक बता देते हैं और आज उन्होंने बयान जिस प्रकार का दिया वो दत्तात्रेय होस बोले के बयान को ही आगे बढ़ाने वाला कदम। आज उन्होंने संविधान की प्रस्तावना में छेड़छाड़ को महापाप की कहा, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द पर आपत्ति की, ये जानते हुए कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय की अवधारणा से सीधे सीधे जुड़ जाता है। तो जब वो सामाजिक न्याय की अवधारणा से जुड़ता है तो उस पर जब भी हिट किया जाएगा सीधा सीधा उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति प्रभावित होती है। यूपी की राजनीति में नरेंद्र मोदी का सक्सेस हिंदू मुस्लिम करने से स्थापित नहीं हुआ था, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में नरेंद्र मोदी की सफलता का सबसे बड़ा कारण, चाहे 2014 हो, 2017 हो, 2019 हो या 2022 हो, इसका सबसे बड़ा कारण यह कहना था कि मैं पिछड़ा हूं, मैं अति पिछड़ा हूं, मैं नीची जाति से हूं। यह शब्द भी नरेंद्र मोदी ने खुद के लिए इस्तेमाल किया था। तो इस तरह के शब्दों के साथ, इस ऐसे शब्दों के अपने भाषणों में समावेश के साथ जो मंडल और कमंडल का पॉलिटिकल कॉकटेल जो नरेंद्र मोदी ने तैयार किया, उसने भारतीय जनता पार्टी की चुनावी सफलता की इबारत यूपी में लिखी थी। लेकिन अब जब उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय और संविधान बचाव ही मुद्दा बनता हुआ नजर आया, उसके बाद चाहे मोदी का चेहरा हो या योगी का चेहरा, प्रचंड हिंदुत्व और प्रचंड मोदित्व और इन सब के बीच पिछड़ा हूं, अति पिछड़ा हूं, नीची जाति का हूं, ये तमाम शब्द भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश यानी उनकी डिक्शनरी तक सीमित रह गए, नरेंद्र मोदी की डिक्शनरी तक सीमित रह गए, जनता के गले नहीं उतर पाए। और जब जनता के गले नहीं उतर पाए तो लोकसभा चुनाव का नतीजा आपने देखा कि पटना से जब आप लखनऊ के लिए ट्रेन पकड़ते हैं तो पटना में भाजपा सांसद का दर्शन होता है, फिर बनारस में भाजपा सांसद का दर्शन होता है, फिर लखनऊ में भाजपा सांसद का दर्शन होता है। बीच में ट्रेन जहां से गुजरती है वहां भारतीय जनता पार्टी के सांसद के संसदीय क्षेत्र नहीं आता। ये इतना खराब प्रदर्शन यदि हुआ तो कहीं ना कहीं मंडल और कमंडल के कॉकटेल का धाराशायी होना। और जब ये धाराशायी हो रहा है, उस दौर में बिहार का चुनाव आ रहा है, तो बीजेपी नीतीश कुमार के साथ खेल क्यों कर रही है? यही एक खेल ज्यादा खुलकर समझ में आना शुरू होता है। कैसे समझ में आता है? भारतीय जनता पार्टी को यह पता है कि बीजेपी की चुनावी संभावनाओं पर बिहार में ग्रहण कौन है। बिहार में बीजेपी की चुनावी संभावनाओं पर लालू परिवार कभी ग्रहण नहीं है। अखिलेश यादव ग्रहण नहीं बन पाए और 2017 में यूपी की सत्ता भाजपा के हाथ चली गई। यूपी में भाजपा की संभावनाओं पर ग्रहण सपा और बसपा इन दोनों की एक दमदार ताकत के तौर पर उत्तर प्रदेश में जो उपस्थिति थी वो यूपी में बीजेपी की चुनावी संभावनाओं पर ग्रहण थी। बिहार में भी यही स्थिति है। बिहार में भी एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल के साथ एमवाई की मजबूत ताकत है, मुस्लिम यादव समीकरण है जो बिहार के टोटल इलेक्टोरेट का 32% का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसके अलावा नीतीश कुमार के साथ
लौकुश समीकरण के अलावे अम्बेडकराइट तबका भी महादलित के नाम पर कम से कम अब तक के चुनाव में तो जुड़ा हुआ नजर आया ही है। अति पिछड़ों की एक बड़ी जमात भी उनके अति पिछड़ा प्रयोग के साथ कर्पूरी ठाकुर की सियासत को आगे बढ़ाने के साथ जुड़ी हुई नजर आई है। और जब तक ये ताकत नीतीश कुमार के साथ है, तब तक भारतीय जनता पार्टी के लिए तीसरी पायदान ही बिहार की राजनीति में, बैसाखी बनना ही बिहार की राजनीति में उनके नसीब में लिखा हुआ दिखाई देता है। लिहाजा बिहार में उस तीसरी ताकत बन से पहली ताकत तक पहुंचने के लिए कभी चिराग मॉडल का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन चिराग मॉडल भी दूसरी ताकत ही बना पाता है। जनता के बीच लोकसभा चुनाव ने जाहिर कर दिया कि बीजेपी के साथ रहते हुए स्ट्राइक रेट के मामले में नीतीश कुमार ही पहली ताकत बनकर सामने आए, संख्या बल में भी पहली ताकत बनकर सामने आए। और जब पहली ताकत नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच तय होनी है, तो बीजेपी का रास्ता कहां खुलता है? बीजेपी का रास्ता वहीं खुलता है जहां नीतीश कुमार की राजनीतिक संभावनाओं का अवसान होता है। जनता दल यूनाइटेड के अपने अस्तित्व को जूझती हुई विसर्जन की दिशा में आगे बढ़ती है, तभी जाकर भारतीय जनता पार्टी की चुनावी संभावनाओं का द्वार खुलता है। और उस द्वार को खोलने के लिए क्या बीजेपी को यह लग गया है कि 2025 में भाजपा का मुख्यमंत्री बिहार में अब असंभव हो चला है, क्योंकि सीट शेयरिंग के मामले में नीतीश कुमार मानने वाले नहीं है। नीतीश कुमार की पार्टी का जो दूसरा दरवाजा है, जो दूसरी बैसाखी है, दूसरी राजनीतिक स्टेपनी है, कभी भी उनके समर्थन में खड़ी हो सकती है। तो बीजेपी ने ये तो नहीं सोच लिया कि बिहार को आरजेडी के हवाले कर देना है, महागठबंधन के हवाले कर देना है। जैसे उत्तर प्रदेश में रोटेशन चल रहा था सपा और बसपा के बीच, सपा और बसपा के रोटेशन में भाजपा तीसरे नंबर पर थी। हरियाणा में आईएनएलडी और कांग्रेस के रोटेशन में भाजपा तीसरे नंबर पर थी। तो वो जैसे ही तीसरा फैक्टर वहां खत्म हुआ और भाजपा पहले नंबर पर पहुंची, वो कोशिशें बिहार में तो नहीं हो रही है कि इस चुनाव में नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पर डूबने दिया जाए। और जब नीतीश कुमार डूब जाए तो 2030 में राजद बनाम भाजपा की परिस्थितियां पैदा की जाए। और उस परिस्थितियों में 2017 में जो उत्तर प्रदेश में हुआ, 2015 और 2020 में जो हरियाणा में हुआ, वो खेल यहां आकर के खेला जाए। ये कोशिशें तो नहीं हो रही है। और बीजेपी का इतिहास भी रहा है कि सहयोगी दलों को कैसे खत्म करती है। चिमन भाई पटेल यानी जनता दल की पिछलग्गू बनकर गुजरात की सत्ता में घुसी थी, आज गुजरात में जनता दल का नाम लेवा नहीं है। शिवसेना की पिछलग्गू बनकर महाराष्ट्र में घुसी थी, आज वहां उनका नाम लेवा नहीं है। बंसीलाल की हरियाणा विकास पार्टी और चौटाला की आईएनएलडी की पिछलग्गू बनकर हरियाणा में घुसी थी, आज उनकी पार्टी का नाम लेवा वहां पर दिखाई नहीं दे रहा। और इसके आगे ममता बनर्जी की पिछलग्गू बनकर बंगाल में घुसी थी, वहां भी अब ममता बनर्जी के साथ दो दो हाथ करती नजर आ रही है। नवीन पटनायक की पिछलग्गू बनकर पश्चिम उड़ीसा में घुसी थी, और नवीन पटनायक की राजनीति को कैसे किनारे किया गया, ये पूरे देश ने देखा है। तो भारतीय जनता पार्टी वो गेम नीतीश कुमार के साथ जब खुलकर नहीं खेल पा रही, तो 5 साल के लिए नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने की सूरत तो नहीं बनाई जा रही है, क्योंकि बिहार जो राजनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा जागरूक राज्य है, इतना जागरूक राज्य कि मोहन भागवत के बयान पर तमाम नरेंद्र मोदी का चुनावी हिंदुत्व और मैं पिछड़ा हूं, अति पिछड़ा कहने का दावा, वो एक साथ बिहार की जनता धराशायी कर चुकी है। और अब जब सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा पहलू यानी समाजवाद शब्द संविधान की प्रस्तावना से हटाने की वकालत की जा रही है, तो स्वाभाविक सी बात है कि अनजाने में तो नहीं की जा रही है। एक लिखी हुई स्क्रिप्ट के तरह के तहत ऐसा प्रतीत होता है कि एक नेता एक दिन बोलेगा, 2 दिन बाद कोई और बोलेगा, उसके 2-4 दिन बाद कोई और बोलेगा, उसके 2-4 दिन बाद कोई और बोलेगा। और बिहार के वोटर्स के मन में यह संशय पैदा किया जाएगा कि बिहार में नीतीश कुमार अब हार रहे हैं, आरक्षण बचाना है तो लालू यादव के साथ चलना होगा। आखिर उत्तर प्रदेश के वोटर्स में दलित मतदाताओं ने सपा के साथ अपनी दूरी कम तो कर ही ली थी। लोकसभा चुनाव इस बात की तस्दीक करता है कि चाहे दलित हो या गैर यादव दूसरे पिछड़े वर्ग हो, सबने भारतीय जनता पार्टी के विरोध में संविधान बचाओ के नैरेटिव को सर्वोपरि रखते हुए कांग्रेस पार्टी को गारंटी या एश्योरेंस जो भी कहें उस स्तर पर मानते हुए सपा कांग्रेस गठबंधन के साथ जाना स्वीकार किया। तो क्या बिहार में भी तो कांग्रेस पार्टी राजद के साथ है? तो क्या कांग्रेस पार्टी को एश्योरेंस मानते हुए दलित और जो राहुल गांधी लगातार अति पिछड़ा सम्मेलन बिहार में करते जा रहे हैं,
उनको एश्योरेंस मानते हुए राजद कांग्रेस गठबंधन के साथ बिहार का अति पिछड़ा वर्ग चला जाए और इस चुनाव में नीतीश कुमार को साफ कर दिया जाए राजनीतिक तौर पर। अगले चुनाव में सीधे सीधे आमने सामने चुनावी लड़ाई लड़ ली जाए राजद के साथ। ये सूरत हाल तो बीजेपी पैदा नहीं कर रही। संघ के नेता नागपुर में बैठने वाले दत्तात्रेय होसबोले भी यही बात बोल रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी यही बात बोल रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद ये शब्द जोड़ना उचित नहीं है। लेकिन जरा दत्तात्रेय होसबोले से कोई पूछे, जरा जगदीप धनखड़ से पूछे कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भाजपा की स्थापना के वक्त गांधीवादी समाजवाद को क्यों प्रिंसिपल माना था और भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान है क्यों इस बात को समाजवादी समाज की स्थापना को अपना लक्ष्य मानता है। 1980 वाली प्रस्तावना जो बीजेपी की है उसमें चेंज क्यों नहीं किया गया। धर्मनिरपेक्ष स्वरूप भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी के संविधान में स्वीकार किया है। जो देश के संविधान में है उसे पार्टी के संविधान में स्वीकार किया है। तो पहले अपने संविधान से तो हटाए। बीजेपी का संविधान आप हमारी स्क्रीन पर उसका एक पन्ना देख सकते हैं कि कैसे सेकुलर और सोशलिस्ट ये दोनों शब्द भारतीय जनता पार्टी के संविधान में अपनी जगह रखते हैं। तो इन सब के बावजूद जो खेल चल रहा है वो पाटलिपुत्र की सत्ता का खेल है दरअसल। और पाटलिपुत्र की सत्ता में बीजेपी को पता है कि पिछलग्गू बनकर 5 साल रहने का मतलब है कि सत्ता से 10 साल और दूर रहना, और सत्ता से 5 साल के लिए बाहर होने का मतलब है कि 5 साल बाद अवसर की तलाश का एक सुनहरा मौका हासिल होना। कौन सा मौका बीजेपी तलाश रही है? अभी आने वाले कुछ बयानों को और देखिए कि संशय का वातावरण जो बिहार के वोटर्स के बीच सामाजिक न्याय, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के मुद्दों पर बना हुआ है, उस वातावरण को और बढ़ाने की दिशा में कोई कदम उठाया जाता है या इस पर से चुप्पी नाद दी जाती है। संघ और भाजपा चुप्पी नहीं नादते। संघ और भाजपा अपनी तरफ से समय समय पर सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता इस बहस को इस रूप में चालू रखते हैं कि लोग जाति भूल जाएं, लोग सामाजिक चेतना और सामुदायिक चेतना भूल जाएं और लोग सांप्रदायिक चेतना के प्रभाव में आ जाएं। लेकिन बिहार, जहां व्यक्ति का नाम से ज्यादा उपनाम महत्व रखता है, वहां पर सामुदायिक चेतना की जगह सांप्रदायिक चेतना ऊपर आ जाएगी। इस तरह की सोच कम से कम राजनीतिक तौर पर अब व्यवहारिक लोग ही रख सकते हैं। देखते हैं सियासत का चाल, चरित्र और चेहरा जिस प्रकार से बदल रहा है, उसमें बिहार इस सियासत के साथ कदम ताल करने के लिए कितना तैयार होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।